प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। हम कला के इन मूलभूत तत्वों के या इन मूलभूत आयामों के से जुड़ते हुए प्रत्येक नए ई लेक्चर में नए विषय के साथ में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने ललित कलाओं, रूपरत कलाओं, प्रदर्शनकारी कलाओं, नाटक कलाओं, इनके बारे में बात की। पिछले ई व्याख्यानों में कला का क्यों महत्व है, कला का क्या महत्व है, इन विषयों पर केंद्रित करते हुए मैंने ई लेक्चर बताया आपको। इनके पीडीएफ नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब पिछले के ई व्याख्यानों से बढ़ते हुए इस ई व्याख्यान को जोड़ते हुए हम आज के नए ई व्याख्यान, जो कि है विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण, कि कलाएं किस किस प्रकार की होती है और उनका क्या प्रारूप होता है, उनके क्या विषय वस्तु होती है, उनके क्या क्या आयाम होते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको इस ई लेक्चर में बताऊंगा। तो विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण, इसमें पहला आता है हमारा जनजातीय कला। तो जनजातीय कला, सबसे पहला उदाहरण, पहली बात तो ये आती है जनजातीय कला कहते किसे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाली आदिवासी वन्य जनजातियों द्वारा रची गई कला को जनजातीय कला, जिसको इंग्लिश में हम ट्राइबल आर्ट भी कहते हैं, जो हमारा इस क्षेत्र जो है ये वागड़ क्षेत्र, ये भी ट्राइबल बेल्ट के अंतर्गत ही, भारत के ट्राइबल बेल्ट के अंतर्गत ही आता है ट्राइबल आर्ट। विश्व के कहीं भी देश, कोई भी देश रहे, तो चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे मैक्सिको में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन उनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों में एक प्रकार की एकजुटता देखने को मिलती है। उनके आकार कहीं न कहीं हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अनूठी बात है। और मूलतः मेरा अनुभव यह रहा है कि आदिवासी जो भी है वो प्रकृति प्रेमी होते हैं और प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के अवयवों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए उनके आकार, उनके पृथ्वी पर रहने वाले जनजाति के जो भी है, उनके आकार, उनकी चित्राकृतियाँ, उनके मूर्ति आकृतियाँ सब अपने आप में मेल जुलते हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी उनके लिए अपनी माँ है, अपनी सार्वभौमिक जीवन के मूल तत्वों के ऊपर आधारित रहता है, इसलिए उनके आकार महत्वपूर्ण हैं। और ज्यामितीय आकार, इन प्राकृतिक जनजातीय जो लोग हैं, इनके लिए ये प्राकृतिक जो ज्यामितीय आकार है वो महत्वपूर्ण होते हैं। और आदिवासी जो है वो आधुनिक चकाचौंध जो है उस पे उससे दूर रहकर वनों में निवास करने वाली जनजातियां कला में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। और इनकी कला जो है, उनकी कला के प्रमुख तत्व जो है वो प्रकृति के उपादानों से निश्चित रूप से जुड़े होते हैं। इन्होंने अपने भौगोलिक एवं प्राकृतिक वातावरण से प्रेरणा प्राप्त की और अपने मनोभावों को सहज रूप से अंकित किया, जो कहीं न कहीं प्राकृतिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करती है। कलाकृति के निर्माण सामग्री में भी जनजातीय वर्ग प्रकृति से प्राप्त सामग्री का ही उपयोग करते हैं, जैसे बांस, मिट्टी, पत्थर, फूल का रंग, पत्थर का रंग, धातु, खनिज आदि आदि।
और जनजाति वर्ग की अपनी अलग संस्कृति, अपनी अलग परंपराएं होती हैं, नियम होते हैं। वे प्रकृति के, मैंने जैसे पहले बताया, वे प्रकृति के बहुत ही निकट होते हैं और इन लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और अधिकांश जो इनके क्रियाकलाप हैं वो प्रकृति से ही जुड़े होते हैं। इसी कारण विश्व की लगभग सभी जनजाति कलाएं एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होती हैं। विश्व की प्राचीन जो गुफाएं हैं उसमें चित्रित शैल चित्र जो है वो इस बात के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रांस और स्पेन के गुफा चित्रों की शैली और उपकरणों से प्राप्त चित्रों और रूपाकारों और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के आदिवासियों से प्राप्त रूपाकारों में समानता में देखी जा सकती है। भारत में अधिकांश जनजातियां मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, मिजोरम, गोवा, दमन आदि भागों में पाई जाती हैं। अब आते हैं इसमें चित्रकला और मूर्तिकला। तो जनजाति वर्ग के लोग जो हैं वो कला की वस्तुओं का उपयोग धार्मिक उत्सवों, निजी वस्तुओं की सजावट तथा अपने मृत पूर्वजों की याद में स्मारक बनाने हेतु आदि करते हैं। आदिवासी लोगों में होली, दीपावली, राखी और नवरात्रि पर्व विशेष उल्लास से मनाते हैं। इन अवसरों पर घरों की दीवारों पर चित्रों का सृजन करते हैं। इसी प्रकार आदिवासी या जनजाति समाजों की धार्मिक मान्यताओं और जनजातीय समूह की पहचान के रूप में गांवों की सीमा पर लगाए जाने वाले गण चिन्ह महत्वपूर्ण है। आदिवासी संस्कृति में, जनजातीय कला संस्कृति में गण चिन्हों की अपनी विशेषता होती है, जिसमें विभिन्न पशु पक्षी और वनस्पतियों के शिल्प और चित्र कलात्मकता की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी प्रकार जनजातीय कला का एक रूप अंगालेखन गोदना है, जिसे स्त्री पुरुष अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर बनवाते या गुदवाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में निवासरत जनजातियां जैसे गोंड, संथाल, भील, नागा आदि अपने देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व पत्थरों, मिट्टी तथा आकारहीन लकड़ी के टुकड़ों से करती है। मूडिया तथा गौड़ जनजाति के लोगों में सिर पर सींग लगाने की प्रथा है, जिन्हें अनेक प्रकार के चित्रों और रंगों तथा कोड़ियों से सजाने का चलन है। संथाल जनजाति में विवाह डोली पर चित्रकारी व सजावट उनकी जनजातीय कला का जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियां प्रमुख रूप से भील, मीणा व गरासिया है। राजस्थान की इन जनजातियों में भी हर्ष, शोक, व्याधि, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के उपाय के रूप में अनेक प्रकार की विचित्र एवं सृजनात्मक आकृतियां बनाई जाती है। यहाँ के आदिवासियों में मिट्टी की भित्ति बने चित्रों के अतिरिक्त पकाई गई मिट्टी के पात्रों पर अलंकरण का विशेष महत्व है। यह मृण शिल्प कहे जाते हैं। इन कोठियों और सोहरियों को गोबर मिश्रित मिट्टी से बनाया जाता है। इनके ऊपर विविध प्रकार के अलंकरण किए जाते हैं। ये आदिवासी इन कोठरियों में अनाज संग्रहण आदि करते हैं। अधिकांशतः इन्हें चूल्हे के पास रखा जाता है। इन पर बनाए जाने वाले प्रमुख आकार मोर, खजूरी, घोड़े, चांद, सूरज और मानवाकृतियां होते हैं। जनजाति कला में ही हम बात करते हैं यहाँ संगीत कला और नृत्य कला। जनजातीय समाज में संगीत तथा नृत्य का अत्यधिक महत्व है, जो जनजातियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कई धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में जनजातीय लोग एकत्रित होते हैं और संगीत और नृत्य करते हैं। जनजातीय वर्ग के लोगों के गीत एवं संगीत उनकी संस्कृति का अस्तित्व बनाए हुए हैं। इन आयोजनों में उनके परिवार का लगभग हर सदस्य भाग लेता है। आदिवासियों में स्त्रियों का स्थान पुरुष के बराबर है। इसके फलस्वरूप स्त्रियां नृत्य व संगीत में पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए सक्रिय रूप से भाग लेती है।
विभिन्न जनजातियों के अपने नृत्य व संगीत होते हैं। जैसे थारू जनजातियों का थारू नृत्य अत्यंत लोकप्रिय है, और गौड़ जनजाति का कर्म नृत्य तथा असम जनजाति का बिहू नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत नृत्य है। बिहू नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान के आदिवासियों में होली, दीपावली, नवरात्रि आदि पर्वों में संगीत और नृत्य की परंपरा रही है, जिसे ये लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली के अवसर पर सुप्रसिद्ध नृत्य घेर नृत्य और रक्षाबंधन के आसपास से नवरात्रि तक गौरी नृत्य किया या खेला जाता है। विश्व की समस्त ललित कलाओं का मूल यही आदिम और आदिवासी कला रही है, जिसे अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं पर ही जनजातीय लोगों का अस्तित्व निर्भर करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इनकी कला और परंपराओं के वजूद बनाए रखना है। लोक कला ये थोड़ा सा जनजातीय कला से थोड़ा अलग है। लोक कला जो है फोक आर्ट। लोक कला जनसामान्य के भावनाओं की अभिव्यक्ति है। मानव सभ्यता का विकास क्रम आदिवासी कला के साथ जुड़ा हुआ है, तो कला का एक पहलू लोक कला भी है। लोक अर्थात मानव जाति की कला, और इस विचार से आदिम कला से लेकर आधुनिक कला तक की सभी कलाओं को लोक कला माना जा सकता है। लोक कला मुख्यतः ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से अपनी परंपराओं को प्राप्त करती हुई यह लोक कला आज भी हमारे पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन परंपराओं के साथ संबद्ध होकर हमारे इर्द गिर्द रहती है। लोक कला सदैव लोक मानस से प्रेरणा और पोषण प्राप्त करती रही है, जिसमें जनसाधारण के सहज आनंद से परिपूर्ण, सरल, स्वच्छंद और परंपरागत रूपों की अभिव्यक्ति होती है। अतः लोक कला प्राचीन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने की कला है। लोक कला का प्रादुर्भाव जो है वो समाज के रीति रिवाजों पर आधारित रहता है। लोक कला की सौंदर्यात्मक अनुभूतियां, भावनाएं, मनोवृत्तियां लोक जीवन के साथ घुली मिली रहती है। लोक कला बिना प्रलोभन, आश्रय, संकेत तथा शिक्षा के निरंतर आगे बढ़ती रही है। लोक मानस के हृदय की सरलता व सुबोधता जो है वो लोक कला के प्राण माने गए हैं। लोक कलाएं प्रमुख रूप से स्थानीय होती हैं। स्थानीय परंपराओं की दृढ़ता के कारण इस कला में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी प्रमुखतया स्थानीय व आंचलिक होती है। ये लोक कलाएं सापेक्ष होती है। उसमें निहित भावनाएं किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर समस्त समाज से जुड़ी होती है। लोक कला किसी माध्यम विशेष में बंधी नहीं रहती है, और लोक कलाकार आकृति, माध्यम तथा तकनीक की दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। लोक कला को गीतों के माध्यम से भी बहुत ही सरलता पूर्वक समझा जा सकता है, क्योंकि लोक गीतों में लोक विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं के बहुत ही स्पष्ट विवरण होता है। भारत में लोक कला को जीवित बनाए रखने का श्रेय नारी समाज को जाता है, जो व्रत, उपवास, रीति रिवाज, उत्सवों, त्योहारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों आदि पर अपने घर परिवार के लिए अनेकों मंगल कामनाएं करती है। यद्यपि भारत के विभिन्न राज्यों में लोक कला के इन स्वरूपों को अनेकों नामों से जाना जाता है। इन भूमि अलंकरणों को महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में साथिया, राजस्थान में मांडना, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सोन रखना और बिहार में अल्पना नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में श्वेत चमकदार पत्थर को आग में तपाकर पीसा जाता है और तत्पश्चात उसमें कृत्रिम रंग मिलाकर रंगोली तैयार की जाती है। गुजरात में कलोटी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रथा वहाँ के लोक जीवन में प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसके उदाहरण हमें वहाँ के महलों, घरों, दीवारों, मंदिरों आदि में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में मांडना के लिए गेरूर जो होता है वो लाल रेत व सफेद खड़िया रंग को प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलंकरणों का आधार भी ज्यामितीय आकार ही होते हैं। राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की भित्तियों, दीवारों आदि पर मांडों का कार्य देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज
जनजाति कला के बारे में बात हुई, लोक कला के बारे में बात हुई। अब आगे हम पटचित्रण के बारे में पढ़ेंगे जो आपके नए ई लेक्चर में होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन ई लेक्चर के साथ में, इन पीडीएफ नोट्स के साथ में आप स्केचिंग भी बनाते रहें, आपके वस्तु चित्रण भी करते रहें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आपको कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से मुझे बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।